सुबह सुबह जब सूर्य की किरणें इन पहाड़ों से टकराकर धीरे धीरे लहराती हुई गंगा तक पहुंचती हैं, तो पूरे वातावरण में एक अलग किस्म की ऊर्जा फैल जाती है। कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जो हर सुबह ये नजारा देखते हैं। वैसे खुशकिस्मत तो आज मैं भी हूं, क्योंकि इसी ऊर्जा के साथ मैं आज का एपिसोड शुरू कर रहा हूं। रुद्रप्रयाग से देवप्रयाग की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है और देवप्रयाग समुद्री तल से लगभग 2700 फीट की ऊंचाई पर है, यानी 2700 फीट अबव सी लेवल। और चलते चलते मैं पहुंच गया हूं भारत के उस प्राचीन शहर की गलियों में जहां हिंदू शास्त्रों और पुराणों के हिसाब से देव बसते हैं। उस शहर में जहां भागीरथी और अलकनंदा एक होकर मिलकर गंगा को जन्म देती हैं। द बर्थ प्लेस ऑफ द लाइफ गिवर, द मैजेस्टिक गंगा, देवप्रयाग। इस एपिसोड में मैं आपको लेकर चलूंगा गंगा के जन्म स्थल। करूंगा दर्शन प्राचीन रघुनाथ मंदिर के, जहां माना जाता है कि भगवान राम ने रावण का वध करने के बाद तपस्या की थी। जानूंगा कैसे वृक्षारोपण बचा रहा है हमारी गंगा को। सर, हमें मूल रूप से गंगा को बचाना है, उसके अविरल प्रभाव को। ले चलूंगा आपको चांद सितारों की दुनिया में और दिखाऊंगा भारत की सबसे पहली निजी नक्षत्र वेधशाला। This is unreal. मैंने पहली बार इतने करीब से देखा है। और एक सिंगल तार पर करूंगा जिप ठीक गंगा के ऊपर से। और ये वो संगम है जहां माना जाता है कि महर्षि भागीरथ को गंगा के दर्शन हुए थे। अलकनंदा और भागीरथी का अनूठा संगम जो गंगा का जन्म स्थल है। मैं जिस स्थान पर हूँ, हिंदू धर्म के हिसाब से इसकी मान्यता, इसकी पवित्रता इलाहाबाद, प्रयागराज के बाद सबसे ज्यादा है। जैसा कि मेरे इस सफर की परंपरा है कि मैं जहां जहां जाता हूं वहां से गंगा का ये स्वच्छ जल ले जाना कभी नहीं भूलता। ये गंगा जल
मुझे अपने इस खूबसूरत सफर की याद हमेशा दिलाता रहेगा। गंगा को उन्हीं के जन्मस्थल से लेकर जा रहा हूँ। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि गंगोत्री से गंगा सागर तक मैं इस धारा को संजो के रखूं। और मैं यहां अकेला नहीं हूं। मुझे कंपनी देने के लिए मेरे साथ में है ये खूबसूरत मछलियां। अगर गंगा जल हमारे लिए कीमती है तो इन मछलियों के लिए गंगा जल तो जीवन है। वैसे क्या आप जानते हैं कि मछलियां साफ पानी में पाई जाती हैं, तो इनका यहां होना एक अच्छा संकेत है। ये रहा गंगा मैया का प्रसाद। अब इस 2 रुपए को 2 लाख बनाना मेरा काम है। अच्छा पंडित जी, जितना मैं समझता हूँ इस जगह की मान्यता कहते हैं कि इलाहाबाद का जो प्रयाग है उसके बाद सबसे ज़्यादा है, क्योंकि गंगा यहीं से जन्म लेती है। क्या ये सच है? यहाँ पे राजा भगीरथ को साक्षात्कार हुआ गंगा का, तो राजा भगीरथ ने यहाँ गंगा को छोड़ दिया और यहाँ पे अपने पितरों का तर्पण किया, पिंडदान किया। ये विष्णु नाभि है। तो विष्णु की नाभि हाँ, हिंदू धर्म के हिसाब से यहाँ है, देवप्रयाग में। देवप्रयाग में ये भगवान विष्णु की नाभि है। यहाँ पर स्नान करने से क्या, हमारे धर्मों शास्त्रों में क्या लिखा है कि क्या होता है स्नान करने से? स्नान करने से ऐसा है कि स्नान करना गंगा का पवित्र जल है। ये तो पावन जल पवित्र है। इससे कायाकल्प होती है, अंदर के जो विकार होते हैं उनको भी समाप्त होते हैं, और मेडिसिन भी है। पर आपने कहा निर्मल जल है। हाँ। आपको लगता है कि आज से 20 साल पहले ज़्यादा निर्मल था? हाँ। अब निर्मलता थोड़ी कम होती जा रही है। अभी मैंने देखा किसी को कि वो बाल लेके आया, बाल डाल दिए गंगा में। हाँ, प्लास्टिक लेके आया, बाल प्लास्टिक में लेके आया, प्लास्टिक छोड़ दिया। हिंदुस्तान का नागरिक जो है वो अपने प्रति जवाबदार नहीं है। अब आप थोड़े दिन बाद आओगे, आप ऐसे बहता हुआ पानी नहीं मिलता है, उस समय आपको रोना आएगा। कहीं प्लास्टिक घूम रहा है, कहीं बोतलें तैर रही हैं, तमाम गंदगी घूमती है। अगर प्रत्येक आदमी इसका जवाबदार होता तो आज ये सोने की चिड़िया रहती। ये उन्होंने बहुत पते की बात कही है, आपने बहुत अच्छी बात कही है। ना जी। आप गंगोत्री से, गौमुख से लेकर के और गंगा सागर तक देखिए, सब इसके पीछे पलते आ रहे हैं और सोना दे रही है। हम क्या दे रहे हैं ये सोचना हम जरूरी कुछ है। नहीं दे रहे हैं। हम कुछ नहीं, हम सिर्फ ले रहे हैं। हमको मैंने भी लिया। हमारा चलिए, मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्वर्ग की कामना में स्वर्ग को पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, कितने पापड़ बेलते हैं। अजी, मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। यहाँ देवप्रयाग में आइए, इन सीढ़ियों पर चढ़िए। ये सीढ़ियाँ सीधे आपको स्वर्ग लेकर जाती हैं। ऐसा मैं नहीं, ऐसा हमारे हिंदू शास्त्र कहते हैं। तो ये लीजिए, ये मैं भागा अपने स्वर्ग की ओर। अब ये सीढ़ियाँ मुझे स्वर्ग लेकर आई या नहीं ये तो पता नहीं, पर ये मुझे रघुनाथ मंदिर ज़रूर ले आई हैं। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर 10,000 साल से भी ज़्यादा पुराना है और यहाँ भगवान राम ने तपस्या की थी रावण का वध करने के पश्चाताप में। मेरे राम तेरा नाम एक सांचा दूजा न को। ये प्राचीन रघुनाथ मंदिर बहुत ही खास है। इसके साथ कई कहानियां जुड़ी हैं। ऐसा भी माना जाता है कि महाभारत के समय पांडवों ने यहां पर तपस्या की थी। और देवप्रयाग में घूमते टहलते मैं निकल आया हूं एक फॉरेस्ट एरिया में, जहां एक आम टूरिस्ट तो नहीं आता होगा, लेकिन मुझे मेरी जिज्ञासा खींच रहा है।
मैंने सुना है कि नमामि गंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर यहाँ बहुत सारे वृक्ष लगा रहे हैं। अब क्या महत्व है पेड़ों का गंगा किनारे इन पहाड़ों पर, चलिए जानते हैं यहीं के एक वन अधिकारी से। हाय देवेंद्र जी। हेलो सर। सर ये बताएं कि क्यों इतना वृक्षारोपण हो रहा है, क्या ज़रूरत है? केंद्र सरकार द्वारा पोषित एक योजना है नमामि गंगे, जिसके तहत गंगा बेसिन को कंजर्व करना है। उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे वृक्षारोपण, प्लांटेशन प्रोग्राम। जो पहाड़ आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत तीखे तीखे स्लोप हैं, बहुत सारा मृदा अपरदन होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जैविक परत नहीं है। पेड़ पौधे होंगे तो मिट्टी वहाँ पर रुकेगी, मिट्टी रुकेगी तो धीरे धीरे वहाँ पर एक नई वनस्पति का जन्म होगा। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत जो यहाँ पर प्लांटेशन किए जाते हैं, वृक्षारोपण किए जाते हैं, उसमें मूल है कि वहाँ का इको रिस्टोरेशन करना। इको रिस्टोरेशन का तात्पर्य ये है कि वहाँ की जो मूल प्रजातियाँ हैं, जो वहाँ पर जैसी वनस्पति हैं, नेचुरल वेजिटेशन है, उसको रखना है। जब प्लांटेशन किए जाते हैं तो उसमें हम स्पीसीज़ का सिलेक्शन करते हैं। कुछ ऐसे हैं, आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, जैसे ट्री स्पीसीज़। कुछ ऐसे हैं जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो फ्रूट्स हैं। वन्य जीव जो है जंगलों में उनको भोजन नहीं मिल रहा है, वो मूव कर रहे हैं शहरों के लिए। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, वन्य जीव संघर्ष बढ़ रहा है, हमारे जीव भी खतरे में आ रहे हैं और आबादी पर भी प्रभाव पड़ रहा है। तो हमें जंगल क्षेत्र में फ्रूट्स यानी कि फलदार वृक्षों को भी उगाना है। कितनी अजीब बात है ना। मैं सोच रहा हूँ ये इतना नॉलेज आपने मुझे दी है, ये बात समझ में आई है। एक आम आदमी के लिए ये उसे समझ में नहीं आती होगी ये बातें। हम जब देखते हैं कि पेड़ उगा रहे हैं, अच्छा पेड़ तो उगते हैं, कुदरत अपने आप पेड़ उगता है, ये नदी के पास है, पहाड़ है। अच्छा ये बताएं, पेड़ नहीं होगा तो क्या होगा? मिट्टी बह जाएगी, राइट, पहाड़ कट जाएंगे, करेक्ट, और ये पहाड़ कट जाएंगे तो नदी ब्लॉक हो जाएगी, नदी का बहाव बदल जाएगा, करेक्ट, तो पूरा का पूरा सिस्टम ही बदल जाएगा। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं लगता है मुझे कि जब मैं पहाड़ों में ट्रैवल करता हूँ तो मुझे अक्सर लोग ये बोलते हैं कि अगर मौका मिले तो पेड़ उगा के चले जाओ आप। निश्चित रूप। अच्छा क्या क्या उगाएं ये तो दिखा दें मुझे एक बार, क्या क्या उगा रहे हैं यहाँ पर? ये है आंवला। आंवला, हाँ। आंवला एक जंगली फल भी है और गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। वेरी वेरी गुड। वाइल्ड एनिमल के लिए सबसे बेस्ट फूड है। अच्छा। जो अभी बंदर वगैरह शहर की ओर जा रहे हैं, बड़ी समस्या बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से जो बंदरों की समस्या है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, वो कम होगा सर। बंदर आंवले भी खाते हैं? क्या बात है। उसी तरह से ये बहेड़ा है सर, ये वाला बहेड़ा तो पूरा जो है जितना मेडिसिन बेस्ड है बहेड़ा से है। अच्छा, मुझे पता नहीं पड़ जाती है। हाँ, थैंक यू वेरी मच सर। मतलब ये एक्चुअल में मुझे बहुत अच्छा हुआ कि मैंने ये सुना और मैं यहाँ पर आया। और आगे मैं आपको दिखाऊंगा 250 साल पुरानी गीता, जिसमें है एक पन्ने पर 18 अध्याय की अद्भुत लेखनी और साथ साथ कई अनमोल वस्तुओं का खजाना। और होगा दिल की धड़कनों को बढ़ा देने वाला एक एडवेंचर स्पोर्ट गंगा के साथ। 5, 4, 3, 2, 1, एक्शन। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरी गंगा क्विज कॉन्टेस्ट में। The questions. And the question goes to team D. The answers. D. Human feces. The heat of intense competition. The battle of the brains. Racing against time. Fighting it out to conquer. Who survives the final showdown? Brace yourself for the grand event. Meri Ganga Quiz every Saturday and Sunday at 10 a.m. only on Doordarshan National. क्या सोच रहे हैं कि मैं गंगा को छोड़कर ऊपर ऊपर कहाँ जा रहा हूँ? अब क्या करूँ साहब, सितारे तो ऊपर ही मिलते हैं। एक्चुअली मैं जा रहा हूँ देखने के लिए इंडियाज़ फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, जो कि 1940 तकरीबन 1940 में स्थापित की गई थी और जहाँ से तब से आज तक चांद, सितारों, नक्षत्रों को पढ़ा जाता है। आई नमस्कार। अरे नमस्कार नमस्कार नमस्कार।
आइए खंडेलवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। ये बताएं पहले तो मुझे एक सेकंड, यहाँ टेलीस्कोप की जरूरत क्या है? ये ज़मीन से इतना ऊंचा है कि मुझे लग रहा है कि मैं अपनी नॉर्मल आंखों से चांद सितारों को देख सकता हूँ। हाँ, लेकिन फिर भी तारे काफ़ी दूर ही होते हैं, उनको देखने के लिए टेलीस्कोप ही चाहिए। जी बिल्कुल। और आप यहाँ पे आए हैं हमारे उत्तराखंड में जो देवभूमि है, तो हम चाहते हैं कि देवभूमि जो हमारा लोक वाद्य है उससे आपका स्वागत किया जाए। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी आवभगत और इस ढोल की गूंज ने मेरा दिल छू लिया। और थैंक यू वेरी मच। जी। इनका भी धन्यवाद कर दूं, बहुत बहुत शुक्रिया इस स्वागत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हाँ, धन्यवाद आपका जी। और अब आपको आज जो मैं करने के लिए, देखने के लिए आया हूँ। हाँ, यहाँ पर ऐसा है कि ये 1946 में बना है और यहाँ के भारत प्रसिद्ध विद्वान थे आचार्य चक्रधर जोशी, उनके द्वारा स्थापित किया गया था। और सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा टेलीस्कोप यहाँ पर रखे गए हैं, ये कैसे काम करते हैं और कैसे इनसे दिखता है। तो चलिए। वेदशाला मतलब वेद मतलब? हाँ जी। क्या होता है वेद? यानी कि ऑब्जर्वेटरी? हाँ, ऑब्जर्व करना किसी चीज़ को, और जैसे हम लक्ष्य भेद बोलते हैं वैसे नक्षत्रों का भी भेद होता है। पर आज़ादी से पहले स्थापना हुई? हाँ, बड़े इसको मतलब कठिन था उस ज़माने में, क्योंकि अंग्रेज़ों का ज़माना था और यहाँ लोग इतने जानते भी नहीं थे कि भाई क्या है। ये मैं आपको सबसे पहले ये दिखाना चाहूँगा, ये जो सबसे पहला जो टेलीस्कोप यहाँ पे लाया गया था 1950 में यहाँ पर लाया गया था, और हमारे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, उनके ही मतलब माध्यम से यहाँ पर आया था। कि ये 1930 का है ये। अच्छा। और ये जर्मनी का है। तो पूरे विश्व में केवल 6 ही ऐसे टेलीस्कोप हैं जो रहे हुए हैं। तो ये बड़े हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारे जो संस्थान में इस तरह का टेलीस्कोप है जी। और आज भी मतलब इससे आप तारा और ग्रहों को देख सकते हैं। और ये दूसरा जो टेलीस्कोप है ये हमारे जापान का है। तो इससे भी हम मतलब उसी के काम में लाते हैं कि किस तरह से नक्षत्रों तारों की स्टडी होती है। वैसे आज भी हम इससे यूज़ करते हैं। आप देखना चाहेंगे? जी बिल्कुल। मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगा। अरे वाह, दिस इज अनरियल। मैंने पहली बार इतने करीब से देखा है, पूरा सरफेस नजर आ रहा है एक्चुअल में। ये मैं धरती से चांद देख रहा हूं या खुद ही चांद पर आ गया हूं, क्या कहूं, बहुत ही अद्भुत नजारे हैं। और ये काफ़ी पावरफुल टेलीस्कोप माना जाता है। मैं तो पूरी रात बिता सकता हूँ उसके साथ में यहाँ पर। हाँ, अभी तो इसमें सितारे कभी देखना हो आपको तो उसके लिए अलग से आप कभी नाइट में देखना चाहेंगे। तो चलिए आपको उत्तरायण कक्ष दिखाएंगे जी, जहाँ पर हमारा जो भी दुर्लभ संग्रह है जी वहाँ पर किया गया है। आइए। यहाँ ना जाने कितनी ही प्राचीन वस्तुएं रखी हैं। आधुनिकता और तकनीक के इस युग में इन्होंने जो धरोहर संभाल के रखी है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा खजाना है। जी नमस्कार। आप हमारे भाई आचार्य भास्कर जोशी जी हैं और आप ज्योतिष और आध्यात्म जगत में काफ़ी जाने जाते हैं। जो हमारे पिताजी थे स्वर्गीय आचार्य चक्रधर जोशी, तो उन्होंने लगभग 3000 हस्तलिखित ग्रंथ, बड़े दुर्लभ ग्रंथ उन्होंने यहाँ पर एकत्र किए। सबसे पहले ये आप ये देखिएगा, ये आपको ऐसे में कुछ दिखाई नहीं देगा इसमें, लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये हस्तलिखित गीता है। ये जो बारीक लाइनें हैं इस पे जी शब्द लिखे हैं जी, पूरे 18 अध्याय एक पेज पर लिखे गए हैं गीता के। और इससे आप देखना चाहेंगे तो आपको एकदम एक एक अक्षर बहुत स्पष्ट दिखाई देगा। बाप रे बाप, कमाल है। ये आप यकीन नहीं होगा आपको इस समय कि इसमें एक्चुअल में पूरी गीता लिखी हुई है और ये इतना स्पष्ट है कि एक्चुअली ध्यान से आदमी पूरा पढ़ सके। जी जी। लिखा कैसे होगा ये सोचना भी मतलब। हाँ, आज तो ये कल्पना करता आदमी कि भाई
उस ज़माने में हम मतलब कितने Correct. हमारे साधनाएं की हमारे लोगों ने। और आपको मैं ये दिखाना चाहूँगा, पिताजी ने दक्षिण भारत में भी कई यात्राएं की थी। ये ताड़ का पत्ता है जी। तो इसमें जब ये हरा होता था तो इसमें गर्म सुई से लिखा जाता था। इसके लिखने का ढंग ये होता था। तो बाद में ये इंक की तरह ऐसा हो जाता था जैसे आपको दिख रहा है। तो ये पूरा एक ग्रंथ है, इसको आप देखिएगा। ये कांच कामकोटि शंकराचार्य जी द्वारा यहाँ पर दिया गया था पिताजी को वहाँ। अरे वाह यार, ये इसको रिक्रिएट कर सकते नहीं है दोबारा, इसको से बना सकते नहीं है, बनाना संभव ही नहीं। दुर्लभ चीज़ है। एक तो उसमें ये भृगु संहिता है। क्या मतलब क्या हुआ आचार्य जी इसका भृगु संहिता? मैं तो भृगु, ये भृगु मुनि ने लिखी है। अच्छा। भृगु महर्षि के द्वारा। अच्छा। इसमें जो कुंडलियों का संग्रह रहता है, उसकी कुंडली अगर उसको खोजने से मिल गई जी, उसका लग्न, फिर सूर्य चंद्रमा उन ग्रहों की स्थिति, तो जिसकी कुंडली अगर उसमें मिल गई तो उसका तीनों जन्मों का हाल, तीनों जन्मों का उसमें विवरण उसमें मिल जाएगा। तो 100 करोड़ों में से किसी की भी कुंडली अगर मिल गई तो उसका पूरा विवरण मिल जाएगा जी। बहुत विशाल ग्रंथ है, कल्पना से भी परे ये सब। आपको दिखाना चाहेंगे, ये रसायन के ग्रंथ हैं। तो इसमें सोना चांदी बनाने की विधियों का वर्णन है, स्वर्ण चांदी बनाने का ढंग, इसमें सारा आपको, अगर इसको कोई समझ सके तो मैंने सोना चांदी बनाया जा सकता है। इसीलिए कहते हैं हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, हमारे जो शास्त्र हैं कितने रिच हैं। तो अब इसको इस पे स्टडी करने के लिए लोग आते हैं या ये सिर्फ अब एक कलेक्टर्स आइटम रह गया? मतलब नहीं, करते हैं। ये देखिए आप, ये 1933 का समाचार पत्र है, इलाहाबाद से प्रकाशित होता था ये, और ये उस जमाने में 3 पैसे का अखबार था। अभी कई और दुर्लभ वस्तुओं से रूबरू होना बाकी है। इनमें से कुछ चीजें तो हमारे जीवन से विलुप्त हो गई हैं। जैसे जर्मनी से लाई गई ये पहली इलेक्ट्रिक घड़ी, पुरानी किताबों का ये बहुत बड़ा संग्रह, और न जाने कितनी और अनमोल वस्तुएं जिनका मैं वर्णन भी नहीं कर सकता। मैंने ये देखा है विश्व धरोहर गंगा, ये किताब यहाँ पर है। तो मैं आज जानना चाह रहा था आपके विचार क्या हैं गंगा को लेकर? वेदों से लेकर गंगा जी का वर्णन है, तो अत्यंत प्राचीनतम गंगा में, गंगा के बिना भारत की कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो अगर हम लोग इसी तरह से गंगा के साथ व्यवहार करते रहेंगे तो एक दिन शायद वो पाताल लोक में चली जाएंगी। इसे जिस दिन गंगा जी नहीं रहेगी उस दिन जो है कुछ नहीं रहेगा। ये बात आपके लिए, हम लोगों के लिए समझने वाली बात है, खासकर यंगर जनरेशन के लिए, जो ये युवा पीढ़ी है, ये उसके लिए समझने की ज़रूरत, उसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पूरा का पूरा दायित्व जो है वो अब युवा पीढ़ी के ऊपर है। बस मुझे अभी ऋषिकेश भागना है, तो मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। और अगली सुबह मैं निकल पड़ा ऋषिकेश के लिए, एक नए उत्साह और नई ऊर्जा के साथ, क्योंकि रास्ते में होने वाला था मेरा एक एडवेंचर ब्रेक। देवप्रयाग से ऋषिकेश के रास्ते में पड़ता है मेरा एडवेंचर स्टॉप ओवर शिवपुरी, जो कि देवप्रयाग से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। अपने सफर पर अगर मैं किताब लिखूं तो हर पन्ने पर एक नई दास्तान होगी, और आज के इस पन्ने पर गंगा के साथ रोमांस के साथ साथ गंगा के साथ रोमांच भी होगा। देवप्रयाग और ऋषिकेश के बीच में एक बहुत ही फन एडवेंचर एक्टिविटी है जिसे जिप लाइन कहते हैं। रोमांच मेरे सामने हो और मैं उसके करीब ना जाऊं, बड़ा मुश्किल है। हाय, फॉर्म भर दिया मैंने, सारी फॉर्मेलिटीज खत्म कर दी हैं, शुरू करें। ये सीधा गंगोत्री से अरेंज होती है। आपको कोई भी एडजस्टमेंट करनी हो तो हमें पूछना है, ठीक है? ये प्रैक्टिस लाइन है। सो फर्स्ट आई विल गिव यू डेमोन्स्ट्रेशन। राइट हैंड डिवाइस के ऊपर और आपका लेफ्ट हैंड से रोप को होल्ड करना है। जिपिंग के टाइम में आपका हैंड इसके टॉप में रहेगा, छोड़ना नहीं है। तो वो फोटो में तो दिखाया आदमी ऐसे नहीं, वो तो एक प्रोफेशनल है। तो हम लोग तस्वीरों को देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं कि दोनों हाथ छोड़ के फोटो खिंचाने के चक्कर में नहीं करना चाहिए। जॉइन योर नीज, लीन बैक, नीज अप एंड गुड टू गो। सो दिस विल बी योर बॉडी पोस्चर व्हाइल जिपिंग लाइक दिस। इस तरह से आपको स्लो करना है। अच्छा, कोई ऐसे लोग भी होते हैं जो नहीं कर पाते हैं या बीच में फंस गया और फिर वो डर जाते हैं एकदम से? जी, अगर ऐसा होता है, जैसे आप तो कर लोगे, अगर आपसे नहीं होगा तो डोंट वरी, इंस्ट्रक्टर बॉटम में रहेंगे, ये आएंगे और आपकी हेल्प कर लेंगे, ठीक है? एनी डाउट्स? नहीं सर, कोई ज़ीरो डाउट।
कैसा रहा सर? बहुत बढ़िया। डर तो नहीं लगा? नहीं। पहले एक सेकंड गंगा के ऊपर एक सिंगल वायर पर, एक सिंगल तार पर जिप करने का ये एहसास मैं शायद कभी नहीं भूलूंगा। मजा आ गया सर। क्या कहूँ, रोमांच को शब्दों में डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल होता है, आपको यहीं पे आना पड़ेगा। थैंक यू। मजा आ गया, जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही था। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर गंगा के सफर पर मैं एक किताब लिखूं तो हर पन्ने पर एक नई दास्तां होगी। लेकिन जरा सोचिए, अगर गंगा खुद अपने ऊपर एक किताब लिखे तो उसके हर पन्ने पर लिखी दास्तां कैसी होगी? अब ये तो मेरे और आपके कर्मों पर निर्भर करता है। फिलहाल मेरे जाने का वक्त हो गया है, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जहाँ कहीं भी हैं खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। शुभ रात्रि।